दोस्तों, पाकिस्तान में एक किसान ने एक अजीब फैसला किया। उसने तकरीबन 400 भेड़ों की अपनी पहली खेप एक नए बनाए गए जजीरे पर छोड़ी। ये एक ऐसा जजीरा था जहाँ ना कोई इंसान था और ना दरख्त, बस ठंडी हवा, नोकीले पत्थर और एक ना खत्म होने वाला तन्हाई का एहसास था। किसान का ये ख्याल था कि भेड़ें आज़ादाना घूमेंगी, कुदरती तौर पर परवान चढ़ेंगी और उनकी ऊन की पैदावार बढ़ेगी। लेकिन जजीरे की सख्त और खतरनाक मौसम ने उसके तमाम उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। मायूस होकर वो इन भेड़ों को वहीं छोड़कर वापस मरकजी जमीन पर चला गया। साल गुजर गए, दहाइयां बीत गईं, किसी ने इस जजीरे का रुख नहीं किया। फिर तकरीबन 20 से 30 साल बाद 1990 की दहाई में जब कुछ लोग इस जजीरे पर पहुंचे तो जो मंजर उन्होंने देखा वो सदमे से कम न था। देखने वालों को लगा जैसे ये इर्तिका की कोई नई नस्ल हो, लेकिन सवाल ये था कि इंसानी मदद के बगैर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ सकती है। आइए जानते हैं स्टोला आइलैंड की भेड़ों की अनोखी और दिल दिला देने वाली कहानी। तो दोस्तों, 1948 में पाकिस्तान की हुकूमत ने स्टोला आइलैंड को अपनी चरागाहें लेज के निज़ाम में शामिल किया, जिसके तहत लोगों को सरकारी जमीन किराए पर लेकर जानवर पालने की इजाजत मिली। उस वक्त महारनो ओन, जो भेड़ों से हासिल होता है, दुनिया का सबसे कीमती रेशा था। लेकिन पाकिस्तान की मरकजी जमीन पर जमीन महंगी थी और मुकाबला बहुत सख्त। दूसरी तरफ स्टोला जजीरा मुकम्मल तौर पर खाली था। वहाँ सरसब्ज घास थी, बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां थीं और सबसे अहम बात, कोई शिकारी जानवर नहीं था। ये एक कामिल कुदरती फार्मूला लगता था। जमीन किराए पर लो, भेड़ें पालो, ओन बेचो और बहुत ज्यादा मुनाफा कमाओ। जेम्स गोल्डन, जो गवादर के इलाके से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने इस जमीन को सबसे पहले लीज पर लिया। वो खेती शुरू करने के लिए तकरीबन 400 से 500 भेड़ें लेकर आए थे। हालांकि 1950 तक इनका पूरा मंसूबा बर्बाद हो गया। ये जजीरा सरजमीन से तकरीबन 660 किलोमीटर के फासले पर था। सामान की तरसील मुश्किल और महंगी थी। औसत दर्जा हरारत सिर्फ 6 से 8 डिग्री सेल्सियस था। तेज हवाएं, बर्फबारी और गैर मुतवक्का मौसमी हालात में भेड़ों के लिए जिंदा रहना मुश्किल बना दिया। घास की कमी ने ऊन की मियार और पैदावार को तकरीबन तबाह कर दिया और बिलाखिर ये पूरा मंसूबा माली नुकसान का बाइस बना। चनाचा गोल्डन को जजीरा छोड़ना पड़ा, लेकिन भेड़ें वहीं बाकी रह गईं अपने हाल पर। बाद में एक और कप्तान ने ये जजीरा लेज पर ले लिया और बड़े पैमाने पर भेड़ें पालना शुरू कर दिया। उसने तकरीबन 3000 से 4000 भेड़ें 3 दौरों में जजीरा पर भेजी। 1916 तक भेड़ों की तादाद बढ़कर 8000 हो गई थी। उस वक्त ये जजीरा भेड़ों की परवरिश के लिए एक जन्नत की तरह लगता था, क्योंकि ये गिजायत से भरपूर था। खास तौर पर बड़ी जड़ी बूटियां, मेगा हर्ब से ये पौधे सूरज की रोशनी को जज़ब करने और मुनफरिद हरारत पैदा करने की सलाहियत रखते थे, जिससे भेड़ें इंतहाई सर्द मौसम में भी गैर मामूली तौर पर जिंदा रहने के काबिल होती थी। हालांकि वक्त के साथ साथ हालात बदलना शुरू हो गए। कुदरती गिजाई अज्जा कम होते गए और भेड़ों की तादाद भी कम होने लगी। ये कुदरती वसाइल की हद थी और ये हिसाब बढ़ती आबादी के साथ मसाइल बढ़ने लगा। आखिरकार 1955 में इस बड़े मंसूबे को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दिया गया। वही रसद के मसाइल, वही सख्त मौसम और वही मुश्किलात दोबारा नमूदार हुए। इस वक्त जजीरे पर तकरीबन 4000 भेड़ें बाकी थीं। उन्हें वापस उनके वतन ले जाने की लागत बहुत ज्यादा थी, इसलिए उन्हें जजीरे पर अकेले छोड़ दिया गया। सबसे बड़ा खतरा यह था कि ये भेड़ें कुदरती तौर पर जंगली जानवर नहीं थीं। उन्हें ऊन कटाए शेयरिंग की जरूरत थी। दूसरी सूरत में ऊन उनके जिस्मों में खौफनाक तरीके से बढ़ती और गर्मी, वजन और इन्फेक्शन उनकी जिंदगी को खतरे में डाल सकते थे। मजीद ये कि उनकी दिफाई सलाहियतें इंतहाई महदूद थीं। उन्हें ना तो शिकार करने का तजर्बा था और ना ही शिकारियों से बचने का। हालांकि स्टोला जजीरे का मुनफरिद कुदरती माहौल एक मजबूत मुआफिज साबित हुआ। ऊंचे पहाड़ों और चट्टानी खेतों ने जजीरे को घेर लिया था, जो बड़े शिकारियों को इस तक पहुंचने से रोकता था। भेड़ों को किसी बड़े शिकारी से कोई खास खतरा नहीं था। मुसलसल तेज हवाओं ने मक्खियों, कीड़े मकोड़ों और जीवियों को वहां जिंदा रहने से रोका। ये एक अहम फायदा साबित हुआ क्योंकि कीड़ों की वजह से होने वाले इन्फेक्शन का खतरा कम हो गया, जो कि ऊन कटाई न होने की सूरत में एक बड़ा मसला बन सकता था। इस तरह फितरत ने खुद ही उन भेड़ों के लिए एक गैर मुतवक्का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। 1955 और 1970 के दरमियान बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के भेड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आबादियों को दोबारा बनाना शुरू किया। ये बका का एक जबरदस्त मुजाहिरा था। जो भेड़ें सख्त नए माहौल से मुताबिकत नहीं रख पाती थी, वो जल्द ही मर गईं। हालांकि वो भेड़ें जो जिस्मानी तौर पर मजबूत थीं, जिनके दिमाग और जिस्म नए हालात के मुताबिक हो चुके थे, वो जिंदा रहीं और अपनी आज़ाइश को जारी रखा। इस तरह नस्ल दर नस्ल सिर्फ बका के बेहतरीन जीन्स ही मुंतकिल होते रहे। नतीजे के तौर पर जजीरे पर सिर्फ वही भेड़ें रह गईं जो इंतहाई लचकदार, मजबूत और सख्त मौसम के लिए बेहतरीन थीं। ये एक किस्म का कुदरती इंतखाब था जहाँ सिर्फ बेहतरीन खसूसियात वाले जानवर ही जिंदा बचे।
तकरीबन 40 साल तक बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के भेड़ों ने अपने तरीके बदले और मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो गईं। ये नस्ल जो पहले इंसानों पर मुनहसर थी, अब फितरत के साथ हम आहंग रहते हुए एक जंगली आबादी में तब्दील हो चुकी थी। इनका रहन सहन, रवैया और यहाँ तक कि जिस्मानी खदोखाल भी बदल चुके थे और वो मुकम्मल तौर पर जंगली जानवरों की तरह हो गई थी। फिर 1995 में जब साइंसदान वहां पहुंचे तो उन्होंने एक नाकाबिल यकीन मंजर देखा। भेड़ों की जिस्मानी साख्त बदल चुकी थी, उनकी टांगें लंबी हो गई थीं और वो अपने सिरों को ऊंचा करके चलती थीं। इनके ऊन सर्द और तेज हवा को बर्दाश्त करने के लिए इंतहाई मोटी और सख्त हो चुकी थी। सख्त पौधों के इस्तेमाल की वजह से उनके जबड़े भी मजबूत और कुदरती खंदार हो गए थे, जो उन्हें सख्त पौधों को चबाने में मदद करते थे। उन्होंने इंसानी मुदाखलत के बगैर अपने जिस्म पर उगने वाली अदरकत ऊन को भी झाड़ देने की सलाहियत पैदा कर ली थी। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि पैदा होने वाले भेड़ के बच्चे मिनटों में चलने फिरने लगते थे। ये एक खालिस जंगली बका की ज़बलत थी जो उन्हें फौरी तौर पर अपने माहौल में ढलने में मदद देती थी। कुदरत ने उन्हें बिल्कुल नए जंगली जानवर में तब्दील कर दिया था। वो मुकम्मल तौर पर जंगली और माहौल से मुवाफिक नस्ल बन चुके थे। दोस्तों, हुकूमत और माहिरीन ने एक और हैरत अंगेज चीज नोट की। उन्होंने देखा कि ये भेड़ें जो कुदरती तौर पर अपनी ऊन झाड़ देती थी, वो ऊन जाया नहीं हो रही थी बल्कि जजीरे की घनी झाड़ियों और चट्टानों में फंस कर महफूज थी। जब इस ऊन के नमूने लेबोरेटरीज लाए गए और माइक्रोस्कोप से जायजा लिया गया तो साइंसदान दंग रह गए। मालूम हुआ कि सख्त तरीन मौसम और ठंडी हवाओं ने इस रेशे को दुनिया का सबसे नायाब, बारीक और मजबूत तरीन रेशा बना दिया है। इसकी मुलायमत कश्मीर से भी कहीं ज्यादा थी और ये आम ऊन के मुकाबले में वजन में इंतहाई हल्की थी। और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले 3 सालों में सिर्फ इस फंसी हुई ऊन को प्रोसेस करके जब पाकिस्तानी मंडी में पेश किया गया तो कराची और लाहौर के बड़े फैशन हाउसेस के खरीदार बन गए। इससे इतना पैसा कमाया गया कि जिसने पिछली तमाम दहाइयों की माली नुकसान का अजाला कर दिया। ये वही सफेद सोना था जिसे कभी इंसान लाचारी में नाकाम समझकर छोड़कर भाग गए थे, लेकिन कुदरत ने उसे संभाल कर रखा और फिर सूद समेत इंसान को वापस लौटाया। इस ऊन की मांग इतनी बड़ी कि ये पाकिस्तान की मुआशी के लिए एक गैर मुतवक्का लॉटरी साबित हुई और आज भी इस नायाब ऊन से बने कोट और कपड़े दुनिया के महंगे तरीन स्टोर्स की जीनत बने हुए हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बराए करम अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में करें। बशमूल आप ये वीडियो किस शहर या मुल्क से देख रहे हैं। हम एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।